Hello students, today we will discuss about the magnetic materials. तो what are magnetic materials? Magnetic materials कितने तरह के हैं? Magnetic materials यहाँ तीन तरह के होते हैं. एक को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरे को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और तीसरे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. और भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो वेल नोन है वो तीन ही तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हम पढ़ेंगे क्लास 12 में. डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा एंड फेरो. तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. आप लिखिए डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स. पहला हम स्टार्ट करते हैं. डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which are feebly magnetized. feebly का मतलब weakly. which are feebly मतलब weakly, which are weakly magnetized या feebly magnetized opposite to the direction of magnetizing field. Weakly magnetized opposite to the direction of magnetizing field. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है. जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा इनवर्ड है तो कोई भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेट बनेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी आउटवर्ड. तो अब डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स देखिए, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. ध्यान से समझ लीजिए, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज ऑर्बिटल मोशन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल मोशन करता है. इसलिए एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है. देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एटम ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो. कोई भी एटम है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है. एक्चुअली कोई भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल का एटम है, कोई भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल ही आप मान लीजिए, जब एटम का ही अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मटेरियल का कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो कोई भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक का यदि एक का मोशन ऑर्बिटल मोशन क्लॉकवाइज है, दूसरे का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है. यदि एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो दूसरे का के वजह से इनवर्ड होगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल्स का. जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब हैं, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. जिंक, रॉड, बिस्मथ. जिंक है, रॉड है, बिस्मथ है. ये दीज आर द डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स. तो ETC और भी है, और भी हो सकता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स में. जैसे डायमंड है, मार्बल है, ग्लास है. डायमंड, ग्लास, marbles, these are डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स.
और ये जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं आप ध्यान से समझ लीजिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि एक का मोशन, अब वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, यदि एक का मोशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का ऑर्बिटल मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस ढंग से एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है, और हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो। डाईमैग्नेटिक मटेरियल का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको तो मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता है। क्यों? तो इसका जो थियरी है आप लिखिए, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। अब सुनो, देखो बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। यदि एक की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज आई, सपोज करंट का डायरेक्शन ये होगा। एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, मान लीजिए हम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अप्लाई कर दें, मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, हमने एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और हमने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अप्लाई कर दिया। अब सुनिए, देखिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया होता तब तो यहां पर सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, सिंस या कंसीडर द इलेक्ट्रॉन is revolving in circular path of radius r, small r, with speed v, आप लिख सकते हैं with speed v स्पीड से कंसिडर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, एक टर्म यहां पर ये भी डाल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज इन सर्कुलर पाथ या इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर विथ स्पीड v। देखिए, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r। ये कहाँ से आएगा? लॉरेंज फोर्स, QBV, लॉरेंज फोर्स। सॉरी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने नहीं अप्लाई किया है, विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो mv²/r इक्वल टू, यहाँ पर इसको बैलेंस, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जो हमारा जो फोर्स होगा वो कहाँ से होगा? दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स F इज व्हाट? दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इक्वेशन 1 हम बना लिए। अब देखिए, when magnetic field, when inward magnetic field capital B is applied, हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, B अप्लाई कर दिया, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स? ये देखिए, लॉरेंज फोर्स कैसे हम दिखाते हैं? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है?
if forefinger shows the direction of magnetic field, central finger shows the direction of current, central finger shows the direction of current. चूंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. इफ दिस इज forefinger shows the direction of magnetic field, central finger shows the direction of current, then the thumb will show the direction of force. तो लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन कितना किधर हो जाएगा, दिस विल बी लॉरेंज फोर्स, दिस डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड हो गया. और जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे थे तो फिर फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड था. तो नेट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द आउटवर्ड लॉरेंज force, the net force towards the center decreases, घट गया. नेट फोर्स क्या हो गया, नेट सेंटर की ओर जो फोर्स था वो क्या हो गया, घट गया. अब देखिए जब फोर्स हमारा घट गया है तो उसी ऑर्बिट में रहने के लिए फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर, यहाँ एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो उसी ऑर्बिट में रहने के लिए वेलोसिटी भी कम होनी पड़ेगी. तो नाउ देयरफॉर फॉर द सेम रेडियस, हेंस फॉर द सेम रेडियस, उसी रेडियस में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एम कांस्टेंट है, उस रेडियस भी कांस्टेंट है और फोर्स हमारा कम हो चुका है. फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स इनवर्ट फोर्स क्या हो गया, एफ माइनस एफ एम. तो यहाँ पर एम वी की वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया. वी की वेलोसिटी मान लीजिए वी माइनस ये वेलोसिटी वी माइनस डेल्टा वी का होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एम हो गया. दिस इज द नेट फोर्स. अब वेलोसिटी हमारा घट गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, घट गई. सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज डिक्रीज, आप लिख सकते हैं सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज डिक्रीज, सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज डिक्रीज, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग करंट विल डिक्रीज, हेन द मैग्नेटिक मोमेंट विल आल्सो डिक्रीज. इस बात को आप लिखेंगे सिंस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज decreased, therefore the corresponding current has also decreased, hence the corresponding magnetic moment, hence the corresponding ये पूरा लिख लीजिएगा, पूरा वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे. hence the corresponding magnetic moment will also decrease, मैग्नेटिक मोमेंट भी अब घट जाएगा. और मैग्नेटिक मोमेंट अब कितना हो गया बच्चों, एम डैश इक्वल टू, मान लीजिए पहले मैग्नेटिक मोमेंट एम था तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, एम माइनस डेल्टा एम. और इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि हमारा करंट का डायरेक्शन, चूंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसलिए दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है इनसाइड द मटेरियल. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी इनवर्ड. इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड. इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा इनवर्ड. ये मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होगा, इनवर्ड. इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन 1 बना लेंगे. अब देखिए इसी चीज को आप देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, एक इलेक्ट्रॉन तो एनादर, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनादर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज,
is revolving clockwise in circular orbit another electron is revolving clockwise in the same orbit of radius r with the same speed v, उसी स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये देखिए फिगर अब हमारा बदल गया। अब क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने लगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देन ये इसको इक्वेशन सेकंड क्या है, सेकंड तो ये हो चुका है हमारा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें। व्हेन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है ही, व्हेन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द when इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड तो हमने इनवर्ड अप्लाई किया है, when इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, देन ड्यू टू द लॉरेंज फोर्स क्या हो गया। अब देखिए लॉरेंज फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then central finger will show the direction of current, then thumb will show the direction of Lorentz force। अब Lorentz force का डायरेक्शन क्या हो गया, जो आउटवर्ड हुआ करता था अब उसमें आउटवर्ड न होकर के इनवर्ड हो गया, ड्यू टू द इनवर्ड लॉरेंज फोर्स। यहाँ पर जो पहले आउटवर्ड होता था अब यहाँ पर इनवर्ड लॉरेंज फोर्स, द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल इंक्रीज। एफ और एफ दोनों मिल करके क्या हो गए, ये बढ़ गए। फोर्स, द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। हेंस फॉर द सेम रेडियस आर वही रखना है, तो जब हमारा फोर्स बढ़ गया एफ एम तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी, सिंस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज, यहाँ पर इंक्रीज के जगह पर डिक्रीज के जगह पर आप इंक्रीज लिख दीजिएगा, इंक्रीज। Therefore, the corresponding current has also decreased के जगह पर increased. Hence, corresponding magnetic moment will increase. अब corresponding magnetic moment क्या हो गया, इसको हम कहीं लिख लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन सेकेंड आया था हमारा, ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। ये हमारा एम डैश इज इक्वल टू आ गया था क्या, कैपिटल एम माइनस डेल्टा एम, और इसका डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड था। अब क्या होगा यहाँ पर, अब चूंकि करंट का डायरेक्शन, करंट हैज आल्सो इंक्रीज, करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ने पर मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा बढ़ गया। करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट विल आल्सो इंक्रीजेस, दैट इज ए प्लस हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, आप देखिए करंट का डायरेक्शन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड हो गया। ये इसको इक्वेशन आप थर्ड कर दीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड था। तो हेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एम डबल डैश कर दीजिए, हेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट, पहले मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, पहले मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, लेकिन अब क्या हो गया, देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट
देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम नेट हम कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, देखिए ये आउटवर्ड वाला अधिक है एम प्लस डेल्टा एम, और इनवर्ड की वैल्यू उससे उसके रेस्पेक्ट में कम है, तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, ये 2 डेल्टा एम हो गया। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया भाई 2 डेल्टा एम। और देखिए ये चूंकि आउटवर्ड है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आप आउटवर्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड था, लेकिन आउटवर्ड वाला अधिक है, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा आउटवर्ड होगा, जबकि मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या था, उसका डायरेक्शन इनवर्ड था। नेट मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड था। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये जो इस पहले तो ये मैग्नेट नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लॉकवाइज था दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 था, लेकिन जब बाहर से हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तो ये मैग्नेट हो गया और इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बाहर हो गया। तो इस ढंग से डाईमैग्नेटिक एटम जो पहले मैग्नेट नहीं था अब वो मैग्नेट बन गया, और उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये आप लिखे होंगे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आप सुन लीजिए, नहीं लिखे होंगे तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जरूर लिखिएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये रहा, दिस वाज अबाउट द डाईमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के विषय में क्या है। सेकेंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा लिख लीजिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स which are feebly magnetized along the direction of magnetizing field, are those magnetic materials which are feebly या weakly magnetized along the direction of magnetizing field, along the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। अब ये देखिए एग्जांपल लिख लीजिए इसका। फॉर एग्जांपल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। ऐसे जितने भी एटम्स हैं जिसके बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब स्पेलिंग देख लेंगे आप। मैग्नीज, प्लेटिनम, कैल्शियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कैल्शियम, एंटीमनी, etc. ये these materials are एल्यूमिनियम में Al है केवल, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो NeSC, मैग्नीज ना, NeSC, प्लेटिनम, दीज आर। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए वहाँ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की वजह से कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन पैरा में क्या है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम एक मैग्नेट है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम एक मैग्नेट है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हर एक मैग्नेट एक मैग्नेट है, देखिए हर एक मैग्नेट है। बट इनसाइड द मटेरियल दीज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनसाइड द मटेरियल दीज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि हम बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बाहर से नहीं, क्योंकि एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दिया। एक का मैग्नेटिक मोमेंट से दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब देखिए, यदि हम बाहर से फील्ड अप्लाई कर दें, तो ये जो मान लीजिए ये हमने एच अप्लाई कर दिया, इधर इस डायरेक्शन में हमने एच अप्लाई कर दिया। पहले एच क्या था? जीरो था। अब हमने एच अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू कर देते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हैं। तो पहले जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हुआ, अब कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब एच के डायरेक्शन में ये डाइपोल्स ओरिएंट हो गए। पूरी तरह से तो ओरिएंट नहीं हुए, पूरी तरह से कभी ओरिएंट होंगे भी नहीं, पूरी तरह से कभी नहीं ओरिएंट होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी बात को नहीं मानेंगे, तो पूरी तरह से सब नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज एज एच इंक्रीजेज। यही बात हमको लिखना है इन फिगर बी। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेज एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीजेज। इस बात को आप लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। तो क्यूरी ला क्या है? क्यूरी ला आप लिखिए, क्यूरी ला इन पैरामैग्नेटिज्म। क्यूरी ला इन पैरामैग्नेटिज्म। व्हाट इज क्यूरी ला? क्यूरी ला इन पैरामैग्नेटिज्म। तो आप लिखिए क्यूरी ला इन पैरामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक susceptibility the magnetic susceptibility the magnetic susceptibility CE the magnetic susceptibility of a paramagnetic materials of a paramagnetic materials are inversely proportional is inversely proportional to the absolute temperature of the material देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इसकी जो ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नेटिज्म कितना है, दैट मेजर इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी। यदि किसी भी मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अधिक है, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे थे कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कायम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो कायम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू magnetic susceptibility inversely proportional to the absolute temperature. This is known as what? This is known as Curie law in paramagnetism. और इसमें यदि हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कायम और टी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले इसको आप लिख लीजिए, इतना आप लिख लीजिए। अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। लेकिन यदि दूसरा ग्राफ 1 बाई कायम, देखिए यही आया था, कायम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हम 1 बाई कायम की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई कायम इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो 1 बाई कायम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस विल बी व्हाट? स्ट्रेट लाइन। तो ये दिस ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ नेक्स्ट वन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स? भाई सुनो, देखो हम ये ध्यान दीजिए, कायम क्यूरी लॉ क्या है? कायम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टी। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जो ये जो मटेरियल्स है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ये जो एटम्स जो एक लाइन में आया हुआ है या एक लाइन में आने की कोशिश कर रहा है वो डिसरप्ट होगा, उसमें डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए जैसे जैसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैग्नेटिक मटेरियल का बढ़ाते हैं, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है। और अब डिराइव करना चाहें तो इसको और भी दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है किस बात पर डिपेंड करेगा? कैपिटल एच पर। कैपिटल एच जितना ही ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और यही एम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर टी जितना ही ज़्यादा होगा, एम कम होगा। यदि दोनों का आप मिला दीजिए तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। तो एम इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट लिखेंगे, एच बाई टी, एम बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी। दिस एम बाई एच को ही हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं। दिस एम बाई एच इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको डिराइव करने की बात आए तो आप लिख सकते हैं, इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं प्रूफ। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटाइजेशन इज पहला directly proportional to the मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब मैग्नेट बनाने वाला फील्ड। मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू what? Absolute temperature. To absolute temperature, that is, this Km is inversely proportional to absolute temperature. और यहाँ पर that is, sorry Km बोल रहे हैं, m is inversely proportional to absolute temperature, और यहाँ पर m is directly proportional to h। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। Now combining 1 and 2, ये लिखा ही हुआ है, कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों कंबाइन करके आप ये लिख सकते हैं। m बाई एच को क्या लिखेंगे? कायम लिखेंगे, c बाई 2। तो दिस इज क्यूरी लॉ। अब एक टॉपिक और बच गया है, उसके विषय में थोड़ा सा अभी हम बता ही दे रहे हैं। एक टॉपिक बचा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कल बताएंगे। कल हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बताएंगे और डिफरेंस बिटवीन पैरा फेरो एंड डिफरेंस बिटवीन पैरा
डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।